सलाम लाहौर प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर अंजुम अली भुट्टर साहब, डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन एंड एडेप्टिव रिसर्च एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, हम हमेशा कहते हैं कि एग्रीकेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, ये कमर तोड़ने को क्यों तुले हुए हैं हम लोग? सर, अगर हम एग्रीकल्चर को इन होल्स हम देखें तो एग्रीकल्चर अभी तक ऐसा शोबा है जो न सिर्फ हमारी अर्बन कम्युनिटी को बल्कि रूरल कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है। लेकिन जो कि पाकिस्तान की आबादी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत के ऊपर है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब 23,941 गाँव पे मुश्तमिल है। पंजाब की इकोनॉमी के अंदर जो गांव हैं वो बहुत बड़ा अमल दखल रखती हैं। बट हमारी जीडीपी में किसकी क्या परसेंटेज है जी पंजाब की अगर बात करें? जी, अगर जीडीपी में पंजाब की अगर बात करें तो ये 26% बनती है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 18.9% बनती है। लेकिन अगर आप देखें तो टोटल पाई का साइज बढ़ रहा है। पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो इकोनॉमी अगर $200 बिलियन पे थी तो आज हमारी इकोनॉमी $300 बिलियन को क्रॉस कर रही है। परसेंटेज क्या कम हो रहा है कि रेशियो भी बढ़ रही है? इन टर्म ऑफ परसेंटेज इसलिए कि सर्विस सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है बहुत ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम शिफ्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमारी इकोनॉमी से अब हम शिफ्ट होते जा रहे हैं सर्विस सेक्टर। हमारी सर्विस सेक्टर की तरफ इकोनॉमी का टिल्ट जरूर है, लेकिन अगर हमने डाइवर्सिफाई करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें अपनी जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर मज़ीद इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि आपके इल्म में होगा कि हमारी जितनी एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं बेसिकली ये रॉ मटेरियल हैं हमारी इंडस्ट्री की। अगर हम कॉटन पैदा करते हैं तो वो टेक्सटाइल की पूरी चेन है। अगर हम राइस पैदा करते हैं तो राइस की पूरी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। शुगर केन इज द थर्ड मेजर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। बट इन सब चीज़ों के बावजूद फिर हम आप कह रहे हैं कि शेयर कम होता जा रहा है। हाँ, वो जो शेयर है वो क्रॉप सेक्टर का कम हो रहा है ना जी, वो क्रॉप सेक्टर का शेयर है। वैल्यू एडेड का शेयर इसके अलावा होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री को, जिस तरह वैल्यू एडेड में। लेकिन जिन किसानों को खेतों में होना चाहिए वो सड़कों पे क्यों होते हैं? सर, उसकी बुनियादी वजह है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली कम है। नहीं, बट आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या रीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं? किस चीज के साथ ज्यादा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए ज़्यादा है कि हमारी चूंकि पर एकड़ प्रोडक्टिविटी कम है। पर एकड़ प्रोडक्टिविटी अगर एक खेत से कम हो और उसमें अगर खर्चा ज़्यादा हो तो मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। और मार्जिन जब कम होता कीमत कोई नहीं आगे तो मार्जिन कम होता है और फ्रेजाइल इकोनॉमी है। ओपन मार्केट में पेरिशेबल क्रॉप्स की कीमतें नहीं मिलती तो काश्तकार की रिजेंटमेंट होती है। उनकी अपनी इनएफिशिएंसीज हैं, फिर डिपार्टमेंट का किसी और का कसूर नहीं है, ये कसूर उनका अपना है। नहीं, मैं उसकी बात की प्रोडक्टिविटी बेहतर नहीं कर सकते, अपनी यील्ड बेहतर नहीं कर रहे, वो तो फिर कसूर तो नहीं का हुआ। मैं ये करता हूं, प्रोडक्टिविटी जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स, एक फैक्टर का कॉम्बिनेशन तो नहीं होता ना। प्रोडक्टिविटी इज ए मिक्स ऑफ द इनपुट्स, इज प्रॉपर पॉलिसीज, और उसके बाद उसकी मैनेजरियल स्किल्स, ये सारी, और फिर उसके बाद सॉइल हेल्थ, और उसके बाद पानी की फराहमी। इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो पानी की पोजीशन, ज़मीन की सेहत की पोजीशन, और अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स इन टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड रेट, और उसके बाद काश्तकार का टाइम मैनेजमेंट। एक्सटेंशन सर्विसेज यही नहीं है सर जो आपने सर, एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं वो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी कोशिश करनी चाहिए, आजकल तो आपको पता है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं। आजकल तो एक तो सीइंग इज बिलीविंग का कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर कि डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इसके अलावा आज जितना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, उससे इन्फॉर्मेशन की तो बम्बार्डमेंट हो रही है। हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, और वो हमारा बेसिकली रोल है। बट आप किस मैकेनिज्म के थ्रू काश्तकारों को दे रहे हैं सर? इस वक्त जी रजिस्टर्ड काश्तकार हैं, आपके पास डेटा है, आपके पास डिपार्टमेंट के पास डेटा ना सिर्फ पंजाब का है बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। हमारे पास 5.2 मिलियन फार्मर्स हैं पंजाब के अंदर जो रजिस्टर्ड हैं आपके साथ। नहीं, दे आर बेसिकली जिसे हम कहते हैं सेंसस के अंदर हैं, और 8.3 मिलियन। कब हुआ था सेंसस सर? ये अभी रिसेंट जो सेंसस हुआ है उसी की रिपोर्ट है। अच्छा, हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? सर, एग्रीकल्चर के अंदर अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं
वो तकरीबन हम $4 बिलियन के करीब कर रहे हैं और इंपोर्ट हमारी $6 बिलियन है। नहीं, बट आप इस इंपोर्ट के अंदर जो ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको देखते हैं? हाँ, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट हो रही है उसमें से बिल्कुल आपने सही बात की कि उसमें से बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और हम अपने आप को एग्रेरियन इकोनॉमी भी कहते हाँ, हैं। और बिल्कुल एग्रेरियन इकोनॉमी इसलिए कहते हैं कि हम पूरी पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको भी रन करते हैं इस वक्त जो इकोनॉमी है, लेकिन हम जो ऑयल की कंजप्शन है हमारी, वो हमारी एक तो कंपीटिंग, हम एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं ना, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। सर मैं एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूं। कितना हम किस एडिबल ऑयल किस मालियत का एडिबल ऑयल इंपोर्ट तकरीबन ओवर $3 बिलियन के इंपोर्ट, $3 अरब का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये नहीं हो सकता सर? सर हाँ, ये इसमें बुनियादी तौर पे मसला है कि हमारे पास हम सनफ्लावर की बात करते हैं, हम कनोला की बात करते हैं, हम सनफ्लावर तिल की बात करते हैं। तिल आपके लम्बे होगा कि जो सेसमी है ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होता है, तकरीबन 4-5 बिलियन रुपए का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सर 4-5 बिलियन रुपए तो कोई मालियत नहीं रखती ना चीज सर मैं ये छोटी क्रॉप है ना, ये बहुत छोटी क्रॉप है, 1.5 लाख एकड़ पे लगती है पंजाब में। हमारी इंपोर्ट यही ऐसे ही रहनी है, आप कह रहे हैं? इंपोर्ट जो है वो हमारे लिए चैलेंज इसलिए सबसे ज्यादा है कि हम पाम ऑयल को कम्पीट करते हैं। आप जब सनफ्लावर की बात करेंगे, आप जब कनोला की बात करेंगे, मैं सनफ्लावर की आपको मिसाल देता हूँ कि सनफ्लावर अगर जिम्मेदार बहुत अच्छी क्रॉप लेता है तो उसमें से 40% अगर 20 मन भी लेता है तो उसमें से 40% अगर ऑयल निकलेगा तो वो 8 मन ऑयल निकलेगा ना, इसका मतलब 320 किलो। पाम ऑयल जो दुनिया के अंदर बिकता है, पाम ऑयल की प्रोडक्शन 4000 लीटर के करीब होती है पर एकड़ में, इसीलिए जो पाम ऑयल है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा सस्ता बिकता है और सस्ता बिकने की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी इंपोर्ट हो रही है। हम तो फिर ऐसे ही चल रहा है, आप कह रहे हैं आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये इस तरह नहीं चलना, हम इसको 3-4 तरीके से इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो फूड अथॉरिटीज़ जो हैं वो ऑयल की क्वालिटी के ऊपर बहुत सीरियस हैं, बनास्पति के ऊपर हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हम ऑयल सीड की प्रमोशन के ऊपर एक मेगा प्रोग्राम लेके आए हैं। किस कौन से ऑयल सीड की सर? मैं सनफ्लावर की बात करूंगा। मैं तो उसकी प्रॉब्लम्स तो वही हैं जो आपने खुद आइडेंटिफाई कर दिया कि आप कैसे पाम ऑयल से कम्पीट करेंगे। हाँ, मैं अभी काश्तकार को 5000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, क्योंकि मैं सेहत की बात भी तो करता हूँ ना, मैं माल न्यूट्रिशन को भी टारगेट करता हूँ ना, तो मैं एक पाम ऑयल हैजर्डस होता है सेहत के लिए। पाम ओलिन एक अच्छा ऑयल है, लेकिन पाम ऑयल के अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर क्रूड पाम ऑयल के अंदर ना हो, या वो उसको हम को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें ताकि हमारा जो अपना सनफ्लावर ऑयल है, जैसे जिसे कह सकते हैं इन अ ब्रॉड सेंस कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडर्ड है कि 70% हार्ड ऑयल और 30% सॉफ्ट ऑयल होगा। ये चूंकि रेशो हमारे यहाँ 70-30 की नहीं है, आइडियल तो 60-40 होना चाहिए, 70-30 की नहीं है, तो एक हम फूड अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि इसको इंश्योर कराएं। दूसरा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो अपना ऑयल है वो हमारे लोगों को, चूंकि आपको पता है जो सॉफ्ट ऑयल है सनफ्लावर इज ए क्वालिटी ऑयल, कनोला ऑयल इज ए क्वालिटी ऑयल, ऑलिव ऑयल इज ए क्वालिटी ऑयल, कॉस्टली ऑल्सो, कॉस्टली एज वेल, लेकिन सेहत का तो कोई दोबारा नहीं है। तो क्या इंसेंटिव क्या दे रहे हैं कि लोग इसकी कल्टीवेशन बढ़े? 3 काम हम बड़े मैसिव पंजाब के अंदर कर रहे हैं। एक तो हम ऑलिव के ऊपर एक ऑलिव इज हाई क्वालिटी ऑयल, हम ऑलिव वैली डेवलप करने जा रहे हैं पोठवार में, और हमने 10,000 एकड़ के करीब ऑलिव वहाँ पे लगा दिए हैं। अब वहाँ पे एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगा रहे हैं जो ऑयल एक्सट्रैक्शन करेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट भी मेगा प्रोजेक्ट इसमें ला रही है, पंजाब गवर्नमेंट भी ला रही है। सनफ्लावर के ऊपर आज मैं फरवरी की बात करूँगा, आज भी 5,000 रुपये पर एकड़ के ऊपर सब्सिडी अवेलेबल है, और आज भी हम काश्तकार को सनफ्लावर का जो सन सीड लेना चाहे फ्रॉम द अप्रूव कंपनीज विद अ गुड क्वालिटी सीड, उसको 1,000 रुपये हम इमीडिएटली एट द प्रोक्योरमेंट दे रहे हैं और 4,000 रुपये एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। बट शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे फार्मर्स इस तरफ? शिफ्ट इसलिए नहीं हो रहे कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, चूंकि सपोर्ट प्राइस, क्योंकि कंपीटिंग क्रॉप कौन सी है? कंपीटिंग क्रॉप व्हीट है जिसकी सपोर्ट प्राइस है, और इसके साथ कंपीटिंग बाकी क्रॉप्स हैं जिसमें कंपैरेटिव उसको एडवांटेज था। अब जब इसको इनिशियली हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर हेल्प करेंगे तो इसके ऊपर काश्तकार आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होगा। फेडरल गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई 10 बिलियन का प्रोजेक्ट ला रही है सिर्फ ऑयल सीड प्रोडक्शन का, और उसमें पंजाब के अंदर हमारा प्लान है कि अगले 3-4 साल के अंदर हम कोई 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा कनोला सनफ्लावर को प्रमोट करेंगे। सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए डॉक्टर साहब?
लेकिन इसके ये बेसिकली दिस इज ए कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट, लेकिन फार्मर्स की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, फार्मर को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम आज तक उनको अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सके। फार्मर को देखें जी, दो तरीके 3-4 तरीके से सपोर्ट होती है। एक तो दुनिया के अंदर इनएफिशिएंसीज खुद ही ब्रीड इन नहीं करती ये चीज जब आपने एक सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दी है। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम एक फूड सिक्योरिटी इज ए चैलेंज फॉर पाकिस्तान, फूड सिक्योरिटी इज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इज आल्सो ए टाइप ऑफ फूड सॉवरेनिटी। तो हम वीट ग्रोइंग पॉपुलेशन है ना जी, वीट ग्रोइंग के लिए हमने एक सपोर्ट प्राइस रखी और 3 करोड़ की आबादी के हम 21 करोड़ तक पहुंचे। उस वक्त हम फूड सॉवरन नहीं थे, आज हम फूड सरप्लस हैं। ये वैसे ओपनली मैं बात करता हूँ कि जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है इज सरपासिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। इस वक्त हम ओवर 25.5 मिलियन टन गंदम पैदा कर रहे हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो इसलिए हम जो आपने गन्ने की भी सपोर्ट प्राइस रखी हुई है, गन्ने की इंडिकेटर प्राइस है, और इंडिकेटर प्राइस के अंदर बुनियादी तौर पे ये मेंशन होता है कि जी इंडिकेटर प्राइस विल बी फिक्स्ड विद द म्यूचुअल कंसल्टेशन ऑफ फार्मर्स एंड द मिलर्स। तो वो मिल वाले तो कहते हैं हमसे कोई पूछता नहीं सर फिक्स करने में। सर शुगर केन बोर्ड उसको फिक्स करता है। जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, इनको खिलाने के लिए हमारे पास हैं सर रिसोर्सेज? इस वक्त सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज की सूरत हाल में हमारे पास गंदम सरप्लस, हमारे पास चीनी सरप्लस, हमारे पास राइस सरप्लस, जिसमें से 3.7 मिलियन टन हम या 8 मिलियन टन में एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास कॉर्न जो है वो वाहिद मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं कि जिसे टाइप ऑफ रेवोल्यूशन, कि जो पिछले 10 साल के अंदर 3 गुना बढ़ गई उसकी प्रोडक्शन। हम वी आर प्रोड्यूसिंग ओवर 5 मिलियन टन ऑफ कॉर्न। हम आलू में हम इस वक्त वी आर ऑलमोस्ट क्रॉसिंग 5 मिलियन टन इन पंजाब। और आलू का आपने अभी देखा होगा कि आलू का भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि इनका इंडस्ट्रियल बेस ज़्यादा स्टैब्लिश होना चाहिए। ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए आप कह रहे हैं कि इस वक्त खाने की रिसोर्स की कमी नहीं है सर। इस वक्त डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो फर्टाइल एग्रीकल्चर है वो इरोड हो रही है विद द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमारा एरिया अंडर कल्टिवेशन भी कम होता जा रहा है सर। इतना ज़्यादा कम इसलिए नहीं हो रहा कि हमारा जो एरिया है, हम चूँकि बहुत ज़्यादा पानी के साथ मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं, पानी के वसाइल बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है वो आई है। और लेकिन जो फर्टाइल एरिया है स्पेसिफिकली अराउंड द बिग सिटीज़, जैसे हम पेरी अर्बन एरियाज़ कहते हैं, वो ज़रूर इंक्रोच हुए हैं और उनमें हमारे लिए फर्टिलिटी के चैलेंजेस बढ़े। परेशानी की बात है, कॉज फॉर कंसर्न है कि इसको बिल्कुल सोचना कॉज चाहिए। ऑफ कंसर्न है और लैंड यूज एक्ट होना चाहिए। लैंड यूज जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो फर्टाइल ज़मीन है उसको बचाने के लिए। दुनिया में से जितनी मैकेनाइज्ड हो गई है फार्मिंग, हम लोग भी उसका इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। सर हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो थ्रू सर्विस प्रोवाइडर्स है, और टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट दिस इज एन एफिशिएंट बिजनेस। हमारे पास पंजाब के अंदर जैसे मैंने अर्ज किया कि 23,000 विलेजेस हैं और हमारे पास 5 लाख ट्रैक्टर्स हैं। हमारे गांव में अभी भी ट्रैक्टर जो हैं वो किराए पे मिलते हैं। फार्मर 20-25 ट्रैक्टर एवरेज गांव पे होते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि वो ट्रैक्टराइजेशन से निकल के हम मैकेनाइजेशन की तरफ से आएँ। और अभी भी पिछले 3-4 साल के अंदर आपने देखा होगा कि हमने एक कम्बिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंट्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। हमने कल्टीवेटर से निकल के लोगों को कहा कि आप डीप टिलेज पर जाएँ, आप रोटावेटर इस्तेमाल करें, आप बाकायदा ड्रिल सोइंग करें, क्योंकि हमारे यहाँ पार्शल मैकेनाइजेशन है। हम पार्शल मैकेनाइजेशन से फुली मैकेनाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। आज भी लेबर इंटेंसिव है ये हमारा सेक्टर जो है। हाँ, अभी भी कुछ कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर अभी लेबर की कुछ गुंजाइश है। लेबर जो है, ये जो वर्क फोर्स है, इनको कोई फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है? हाँ, ये बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर लेबर है उसको इंडस्ट्रियल लेबर के तौर पे, मतलब उनके राइट्स किसने इंश्योर करने हैं सर, कि उनकी मिनिमम वेज, कोई वर्किंग कंडीशन, ये चीजें जो तमाम लेबर के लिए अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है? सर ये एक तो पहले हमारा रूरल सेटअप है। रूरल सेटअप के अंदर हम बहुत बड़ी लेबर फोर्स तो हमारी अपनी होती है, कि जब हम बात करते हैं कि 95% ऑफ द फार्मर्स आर हैविंग लेस देन 5 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो इसका मतलब है हम अपनी लेबर ही खुद, अब फार्मर भी होता है, मालिक भी होता है और लेबर भी होती है। लेकिन आई डू एग्री, इनको राइट्स की जरूरत नहीं है आप कह रहे हैं, कानून मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ
कि काश्तकार खुद मालिक भी है और मजदूर भी है एक खेत के अंदर। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि फार्मर्स जो लेबर राइट्स हैं उसके ऊपर भी ज़रूर फार्मर के प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मिडिल मैन का रोल कब खत्म होगा सर? ठीक है सर, ये तो एक इसमें भी डिस्कशन वाला पॉइंट है कि आल्दो आई एम एन एक्सटेंशन एजेंट, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जहाँ पे इकॉनमी के अंदर जितनी डिजिटलाइजेशन का दौर बनता है, जितनी इकॉनमी डिजिटलाइज होती है, जितना नए नए गैजेट्स आते हैं, उससे काश्तकार को अपनी प्रोडक्ट की प्राइस का पता चलता है। और हमारा जो मार्केटिंग विंग है इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पता लगे कि मार्केट के अंदर प्राइस क्या चल रही है, होलसेल प्राइस क्या चल रही है, मंडी की प्राइस क्या चल रही है, ताकि मुझे बेचने से पहले अपनी प्राइस का पता हो। एवरेज लैंड होल्डिंग कितनी है सर फार्मर की? हमारे यहाँ 5 हेक्टेयर। 5 हेक्टेयर जो आप अपनी आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसमें तो आप मिडिल टियर फार्मर्स को ज्यादा टारगेट करना चाह रहे हैं। हम बेसिकली 5 एकड़ की हम बात करते हैं ना, बहुत छोटा फार्मर है हमारे यहाँ, बहुत ज्यादा, और ये भी लैंड फ्रेगमेंटेशन के जरिए नीचे से नीचे गिरता जा रहा है। बट लेकिन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप, उसकी क्या? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पॉलिसी कभी भी स्मॉल फार्मर से बाहर निकली हो। कोई भी पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर पिछले 10-12 साल से, जब मैं किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे था या मैं ऑलमोस्ट उन मीटिंग्स में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई सब्सिडी भी ऐसी नहीं होती जो 12.5 एकड़ से बड़े जिम्मेदार के लिए हो या 25 एकड़ से बड़े जिम्मेदार के लिए। बट क्रेडिट का भी इशू उनके लिए एक बड़ा मेजर है, एक्सेस टू क्रेडिट, वो कैसे हाँ, उसके लिए आपने देखा होगा कि अभी हमारी ई क्रेडिट स्कीम चल रही है पंजाब के अंदर, जिसमें हम स्मॉल फार्मर्स के लिए न सिर्फ क्रेडिट का जो क्रेडिट फार्मर ले रहा है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी गवर्नमेंट दे रही है। और अभी भी आपके इल्म में है कि 1 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को हम इस वक्त ई क्रेडिट के जरिए विदाउट एनी इंटरेस्ट, या उससे इंटरेस्ट गवर्नमेंट बेयर कर रही है, वो हम नेचुरल कैलेमिटीज के अगेंस्ट कैसे सिक्योर करते हैं सर किसी को? देखिए जी, उसके लिए एक तो आपके पास आपके इल्म में है जो नेचुरल कैलेमिटीज़ एक्ट 1958 है, जिसके हम पहले वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके उसको पहले कैलेमिटी हेड डिक्लेयर करता है, वो तो एक नेचुरल है। लेकिन डिपार्टमेंट के पास अपना रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म है। हम चूँकि SMBR के साथ या रेवेन्यू के साथ काम करते हैं, तो जैसे ही कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी पंजाब में इंट्रोड्यूस कराई है, और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सिर्फ इसलिए है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी पोजीशन बनती है तो हम फार्मर को रिसीव करें, और इस वक्त भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम पंजाब में चल रही है। बट उसका प्रीमियम भी सरकार खुद बेयर कर रही है। तो बड़ा शोर था कि 100 डेज में बड़ा कुछ बदल जाएगा इस मुल्क में, इस सूबे में। आपने भी कुछ 100 डेज में अचीव किया? देखिए 100 डेज के अंदर हमने जो पहली बात हमने की कि हमने अपनी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बिल्कुल सेट की। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लाइन हुई थी डिपार्टमेंट? नहीं सर, आउट ऑफ लाइन नहीं थी। हमने ये फोकस किया कि मकसद तो यही है ना सर कि कोई या तो लाइन चेंज कर ली। नहीं सर, लाइन चेंज नहीं की। हमने ये किया कि चूंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, तो हमने कहा, ये कोशिश की विद दी एक्सपर्ट ओपिनियन एंड विद दी जो कैसे कहते हैं डायलॉग ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम फार्मर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को तब्दील कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 3 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने टारगेट किया। इसी 100 डेज के अंदर हमने देखा था सर कि माल रोड के ऊपर आलू ही आलू थे। सर वो आलू इसलिए कि पंजाब के अंदर आलू जो हैं वो 4,61,000 एकड़ पर लगे, और इस साल जो आलू की प्रोडक्शन है वो पंजाब की तारीख में रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रही है। मैं ये भी डिमांड सप्लाई फिगर्स शेयर नहीं करते, फोरकास्ट नहीं होती सर? सर हमारी डिमांड एंड सप्लाई फिगर के बावजूद इस साल चूंकि हम ओवर प्रोडक्शन पे हैं तो हम ओवर एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं। अब पिछले साल हमने 5,71,000 टन एक्सपोर्ट की थी। इस साल जैसे ही ये फिगर्स क्लियर होना शुरू हो गई कि आलू की पैदावार से ज़्यादा आ रही है, तो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम 2 मीटिंग तो सिर्फ पोटैटो की प्रॉपर हैंडलिंग के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर की। जब उन्होंने देखा टीवी के ऊपर के सड़क पे बैठे हुए लोग, तब ख्याल आया? सर नहीं, सेकंड एस्टिमेट के बाद एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर प्रोडक्शन क्या आ रही है। पहले एरिया का एस्टिमेट आता है, उसके बाद प्रोडक्शन का एस्टिमेट आता है। एरिया के एस्टिमेट के बाद एक जनरल इंसेंसिस होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि आलू के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि कहीं कोहरा पड़ सकता है, धुंध पड़ सकती है, पेस्ट प्रेशर आ सकता है, तो उससे जब प्रोडक्शन बाहर निकली तो आज की तारीख में भी 23,000 टन पंजाब से एक्सपोर्ट हो चुका है। और हमारी कोशिश है कि हम 7 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें,
और इस साल हम समझते हैं कि एक्सपोर्टर्स को पास ज़्यादा बेनिफिट है। इसलिए बेनिफिट है कि एक तो कंपैरेटिवली यील्ड ज़्यादा है, मार्केट के अंदर उसकी प्राइस कम है, इस साल डॉलर वैल्यू बेहतर है पिछले साल से, तो हम समझते हैं कि इस साल ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगी। कॉटन की क्रॉप कितनी आप कर लेंगे इस साल सर? कॉटन एक बड़ी चैलेंजिंग क्रॉप है पाकिस्तान के अंदर। कॉटन हमेशा से हम कैश क्रॉप समझते रहे हैं कि जी है हमारी, लेकिन देखें कॉटन इज इन कंपटीशन विद अदर 3 मेजर खरीफ क्रॉप्स। कॉटन इज कंपटीशन विद राइस क्रॉप एंड कॉटन इज कंपटीशन विद कॉटन मेज एंड शुगर केन, जिसके अंदर फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। मैंने पहले अर्ज किया कि मक्की में हम 1 मिलियन टन से इस वक्त 4-5 मिलियन टन पे जा रहे हैं और 22 मन से हमने 72 मन तक कॉटन इंपोर्ट करते हैं। आज भी कॉटन इंपोर्ट बिल्कुल करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन हम अब अपना जो मेजर फोकस है वो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल गैप्स थे और दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान के अंदर कॉटन खासतौर पर साहिवाल और फैसलाबाद डिवीजन से एरिया गिरा है, कॉटन का एरिया गिरा। अगर आप कॉटन की फिगर्स इन जक्सटापोजिशन विद द अदर क्रॉप्स देखें तो बाकी क्रॉप्स ने एरिया एनक्रोच किया है टू द कॉटन एरिया। बट कई क्रॉप्स के जब आप सपोर्ट प्राइस भी फिक्स कर देंगे बाकियों की सपोर्ट प्राइस नहीं थी, बाकियों की सपोर्ट प्राइस नहीं थी, लेकिन उनके लिए मैं एरियाज के अंदर भी अब गन्ना लगना शुरू हो गया है। सर मैं अर्ज करूंगा कि बाकियों की चूंकि टेक्नोलॉजी बेहतर थी, अब 399 मन से अगर पंजाब के अंदर एवरेज 700 मन पे गन्ना चला गया है और एवरेज रिकवरी बेहतर हो गई है। गन्ना चला क्यों गया सर? सरकार लेके गई है, सर मैं फी मन की बात कर रहा हूँ, मैं एरिया एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहा। इसलिए कि जो शुगर इंडस्ट्री थी उसने एक बेहतर तरीके से वो सीड प्रोडक्शन के ऊपर काम किया, वैरायटी रिप्लेसमेंट के ऊपर काम किया। कॉटन के अंदर टू सम हो, क्योंकि प्लांट ब्रीडर राइट्स नहीं थे, हम ओपीवी पे काम करते हैं, ओपन पॉलिनेटेड वैरायटीज पे काम करते हैं। हमारी जो सीड एक्ट था उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स थी। हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स कॉटन सीड में मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही थी प्रॉपर टेक्नोलॉजी लेके। मक्की में हाइब्रिड सीड आ गया और हाइब्रिड इनोकुलेशन हुई और आपके पास एक रेवोल्यूशन आ गया। आपने 22 मन से 72 मन, लेकिन जो आपकी इकोनॉमी में रोल प्ले करता है तो उसमें सपोर्ट इस सेक्टर को करने की जरूरत नहीं है सर? कॉटन के अंदर ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह शुगर मिल्स ने को थोड़ा हैंड होल्डिंग की अपने एरिया के अंदर, शुगर केन की, और मक्की के अंदर जो अच्छा सीड आ गया, और राइस के अंदर भी अभी चूँकि हमारी इस वक्त 7 मिलियन टन प्रोडक्शन है और अभी हम जो अच्छी वैरायटीज़ हैं और चाइना के साथ मिलके हाइब्रिड ला के 10 मिलियन टन के ऊपर देख रहे हैं कि हम राइस को ले जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर जितने स्टेक होल्डर कॉटन के हैं वो सबको बैठ के कम से कम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर ज़्यादा काम करना है। बट एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है सर उनको डिपार्टमेंट अपने तौर पर कोशिश करता है और हम इस साल भी कॉटन के ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इस साल हम 1 लाख एकड़ के ऊपर काश्तकार को ऑलमोस्ट फ्री सीड देंगे, ऑलमोस्ट फ्री। 6 एकड़ की थैली ऑलमोस्ट 1250 रुपए की मिलती है, हम उसके ऊपर 1000 रुपए सब्सिडी देंगे। सिर्फ इसलिए कि कॉटन इज ए नेचुरल क्रॉप फॉर पंजाब। हमारे यहाँ पानी के वसाइल हैं, हमारे यहाँ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें जो नेचुरल क्रॉप बनती है बहुत सारे एरियाज के अंदर वो कॉटन बनती है। तो इसलिए कॉटन के ऊपर हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र के ऊपर हमें इन्हें बिग वे सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन हमारी ई वोचर स्कीम के जरिए सब्सिडी कॉटन के फार्मर को कॉटन की सोइंग पे अवेलेबल होगी। 500 रुपये पर बैग हम DAP पे देंगे और इस तरह 800 रुपये तक हम SOP पे देंगे, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हम जो पिंक बोलवर्म है जिसकी वजह से पीला आता है, कॉटन की क्वालिटी ख़राब होती है, उसकी हम इम्पोर्ट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं और हम इस साल भी काश्तकार को 50-50 एकड़ के ऊपर डेमो लगा के देंगे। कॉटन ग्रोअर्स हैं सर, ये अगर अपनी डिमांड तो यहाँ पे पूरी कर नहीं पाते इंडस्ट्री की, इंपोर्ट पे एतराज़ होता है। लेकिन सर ये इस बात तक ठीक है कि चूँकि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बेक वक्त देखना होता है, लेकिन हमारी कोशिश है बीइंग एक्सटेंशन एजेंट एंड बीइंग ए सर्वेंट ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कि हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, काश्तकार की फी एकड़ पैदावार बढ़े और ताकि वो जो कॉटन है उसके लिए प्रॉफिट। आपका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल है जी? सर वी हैव ए मेगा स्ट्रक्चर है, ए रिसर्च सिस्टम है पाकिस्तान के विद इन द डिपार्टमेंट जी। विद इन क्या बजट उसको देते हैं सर? इस वक्त जो डिपार्टमेंट के पास 37,000 एम्प्लॉइज हैं, इसमें 4,000 के करीब रिसर्च के हैं। आई एम नॉट फ्रॉम रिसर्च सिस्टम, लेकिन उसके डायरेक्टर जनरल हैं, उसके अंदर कॉटन का एक बड़ा डेडिकेटेड प्रोग्राम है। बट अभी भी हम फॉरेन कंपनीज के ऊपर सीड्स के लिए, सीड्स की रिसर्च के लिए, इन चीज़ों के लिए रिलाई करते हैं।
वाई? सर दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हमें लोगों के साथ जॉइंट वेंचर्स और उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप दूसरी साइंसेस देखें उसमें भी हम इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं लेते, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी आपकी मैकेनाइजेशन के अंदर सपोर्ट नहीं है। आपका ट्रैक्टर जो है वो जॉइंट वेंचर के साथ नहीं बना। तो मैं नहीं कहता, हम 100% रिलायंस की बात नहीं करते। वीट में हम सरप्लस हैं, हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं, कोई बाहर से वैरायटी नहीं हम ले रहे। शुगर केन के अंदर कोई वैरायटी नहीं ले रहे। राइस में हम तकरीबन सरप्लस हैं। वेजिटेबल के अंदर बहुत सारी हमारी अपनी वैरायटीज़ हैं। इस तरह नंबर ऑफ वैरायटीज़ हैं जिसमें हम बिल्कुल कोई रिलायंस नहीं है। हाँ, दुनिया के अंदर बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है। तो हमारे डिपार्टमेंट में किस चीज़ पे रिसर्च हो रही है सर? हम सर तकरीबन सारी क्रॉप्स के ऊपर काम करते हैं। हम दो तरह की काम करते हैं। सीड डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ एंड फिटिंग इन द डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन्स वो अलग बात होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सीड के ऊपर काम करें। सीड अगर हम बाहर से ले करते हैं, किसी बड़ी कंपनी का भी आ जाता है, तो उसकी फाइन ट्यूनिंग जिसे कहते हैं टेलरिंग ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इनटू अ डिफरेंट इकोलॉजिकल रीजन, वो तो हमने लोकली करना है ना। तो उसके लिए हम हमारे जो साइंटिस्ट छोटे फार्मर्स जो हैं जिनके नॉलेज को एक्सेस भी कम है, उनको एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या आप फैसिलिटीज देते हैं? देखिए जी, डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए, पर्सनल कॉन्टेक्ट के ज़रिए, मास कॉन्टेक्ट के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, आपके तवसत से उनको एजुकेट भी किया जाता है कि क्रॉप रोटेशन कैसे करनी है, वाटर यूटिलाइजेशन बेहतर कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है अपनी क्रॉप की। देखें, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। छोटा फार्मर अगर इंडिविजुअली मार्केट करेगा, चीज़ें करेगा, तो शायद उसके लिए ज़्यादा नहीं है। तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के अंदर इन्हें ग्रुप अगर फॉर्म करेगा तो उसके ऊपर हम कुछ प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं। वैल्यू एडिशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ताकि काश्तकार जो बोए उसमें से कोई ज़ाया ना हो। टिल दी, जैसे कहते हैं फार्म टू फोक टोटल जो सप्लाई चेन है उसके अंदर। तो स्टोरेज के इतने इश्यूज हैं सर कि स्टोरेज ही नहीं है उनके पास, रखने के लिए जगह है, उस पर वो एक्सप्लॉइट होते हैं। सर असल में बुनियादी तौर पे ये जो लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे स्टोरेजेस और मेगा स्टोरेजेस, इसके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली राइस क्रॉप के अंदर जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, उसके ऊपर भी कुछ एक्टिविटीज़ हमारी हैं ताकि हमको सन ड्रायर्स और बाकी सारी चीज़ें दें। लेकिन वीट और बाकी क्रॉप्स में तो स्टोरेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 दिनों में आपने कुछ बता रहे थे कि डायरेक्शन का तयन किया था। सर मैं आज कह रहा हूँ कि हमने बहुत सारे इश्यूज़ के अंदर जो बड़े इश्यूज़, जो मेजर इश्यूज़ पकड़े, उसके अंदर हमने पहले तो सोचा, ये प्लान किया कि हम मैकेनाइजेशन को इन बिग वे प्रमोट करेंगे। मैकेनाइजेशन के ताकि फुल्ली मैकेनाइज्ड हम बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ को करें ताकि उसमें हमारे जो वर्कफोर्स रिडंडेंट नहीं हो जाएगी सर, लोग सरप्लस नहीं हो जाएंगे। उन शोबों के अंदर हमारा डिले होता है प्रोसेस के अंदर, और वहाँ पे मैकेनाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि से हम कहते हैं कि इसकी लाइन सोइंग करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम कहते हैं गहरा हाल लगाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम कहते हैं कि जी ये जो हम राइस कास्ट करते हैं, हाथ से चोपे लगाते हैं, बैक ब्रेकिंग जॉब है, इसको मैकेनाइज कर लें। हम कहते हैं हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज कर लें। हम कहते हैं हार्वेस्टिंग को प्रॉपर हार्वेस्टिंग कर लें। हम गंदों की जो मशीनें हार्वेस्टिंग के लिए हैं उससे मूंजी काट रहे होते हैं, तो उससे हमारी क्वालिटी जो है, जिसे कहते हैं टोटा ज़्यादा बनता है। आपने अवेयरनेस से करना है। नहीं सर, हम सब्सिडाइज करेंगे, बिग प्रोजेक्ट उसके ऊपर लॉन्च करेंगे और हम पूरी चेन के ऊपर जहाँ पे हम काश्तकार को सपोर्ट कर सके वहाँ पे सपोर्ट कर काश्तकार को करेंगे, इंडिविजुअल फार्मर को। जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर को कर सके वहाँ पे करेंगे, जहाँ पे इंडस्ट्री को कर सके वहाँ पे करेंगे। आज से पहले ये काम नहीं होता रहा। आज के पहले उस तरह कंप्रीहेंसिव तरीके से नहीं होता रहा, बिट्स एंड पीसेस में होता रहा है। लेकिन हम अब चेंज क्या हुआ सर? अब चेंज ये हुआ है कि हम पहले भी इधर ही थे, आज भी इधर ही हैं। पहले तो नहीं आपने ख्याल आया इन चीज़ों का? नहीं सर, पहले हम पूरी चेन के अंदर जो एक्टिविटीज़ थी, उन एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज की बात थी ना। जितने फंडिंग ज़्यादा है इस वक्त, गवर्नमेंट ने हमें ज़्यादा फंड इंश्योर किए तो हम ज़्यादा खर्च करेंगे। तो पहले आप लास्ट ईयर बजट क्या था सर आपका? लास्ट ईयर तो टोटल जो पंजाब गवर्नमेंट के पास बजट था वो तो 20 बिलियन के करीब था। और इस साल कितना आपको? इस साल अभी तक जो हमने जो प्रोजेक्ट नए प्रपोज किए वो तो 30 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं। उसके लिए मिल गई है फंडिंग आपको सर? उसके लिए अभी चूंकि 40-60% की रेशो से 40% फेडरल गवर्नमेंट देगी, 60% प्रोविंशियल गवर्नमेंट देगी,
तो उनके दरमियान अभी जो इंशाल्लाह 1 जुलाई के बाद वो रोल ऑन आपके ख्याल में प्रायोरिटीज कौन सी हैं सर, जिन क्रॉप्स पे फोकस करने की हमने जरूरत है? मैंने अर्ज किया कि हम जो 3 मैंने बातें की, 1 इज द मैकेनाइजेशन, द सेकंड इज द सीड प्रोडक्शन एंड थर्ड इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नहीं, बट फॉर व्हाट क्रॉप्स? फॉर ऑल क्रॉप्स फॉर अक्रॉस द ऑल द बोर्ड? मेजर क्रॉप्स जिनकी इकोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंस है। से हम वीट की बात करते हैं, वीट में बहुत सारा एरिया लगा रहे हैं। अब हम ऑयल सीड की इतनी लंबी बात कर रहे थे, ऑयल सीड के लिए वीट की प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत नहीं है सर, अगर इतना सर, सरप्लस मैं है और अर्ज कर रहा जहां हूं कि- शॉर्टेजेस हैं कि वहां पे शिफ्ट किया जाए। सर मैं यही अर्ज कर रहा था कि वीट में अगर हम प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएं, जिसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट बेहतर कर लें, फार्मर सपोर्ट बेहतर कर लें, तो हम उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के वहाँ पे उस कंपीटिंग क्रॉप जो है ऑयल सीड जिसे कहते हैं, ऑयल सीड के ऊपर फार्मर को ज़्यादा इंसेंटिव दें ताकि फार्मर जो है वो दोनों क्रॉप्स के ऊपर आए। उससे वीट का एरिया भी कम हो जाएगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी विदाउट हार्मिंग द नेशनल प्रोडक्शन। नेशनल प्रोडक्शन हमारे पास अगर 25 मिलियन टन है और हमारी ज़रूरत है, हम उसी को बेंचमार्क करते हैं और हम ऑयल सीड के ऊपर काश्तकार को शिफ्ट करते हैं विद द बेटर इंसेंटिव्स। क्वेश्चन नहीं होगी, उसको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करने के बाद उसको जो इतने दूर दराज में आपके स्प्रेड आउट हैं सारे फार्मर्स, इनको रीच आउट करेंगे कैसे? ये सारी ट्रांसफर होना कैसे? टेक्नोलॉजी सर इस वक्त पंजाब के अंदर मैंने अर्ज किया कि 31 मिलियन एकड़ रकबा है, जो 42 मिलियन एकड़ हमारे क्रॉप एरिया है। इस वक्त किसी ना किसी रेफरेंस से हमारी जो रीच है वो पंजाब में पूरे में है। मैंने अर्ज किया था कि 23,941 में से 110 विलेज इस्लामाबाद के निकाल के बाकियों के अंदर फार्मर के पास, हाँ सबके पास हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उसको पहुंचने के ज़रिए मुख्तलिफ चैनल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं ताकि काश्तकार को ये आवाज़ पहुंचे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो लेटेस्ट मॉडल है वो 80% फ्रॉम फार्मर टू फार्मर होता है और जो एक्सटेंशन सर्विस है वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, जिसे हम कहते हैं खड़े पानी में पत्थर फेंकते हैं, वो वेव्स बना देती है। और अभी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हैं, काश्तकार खाद इस्तेमाल करता है, ब्रांड नेम के साथ करता है। उसकी क्वालिटी इंश्योर कौन करता है सर? हाँ जी, क्वालिटी के भी हम ही जिम्मेदार हैं। और इस वक्त आज की मैं बात करता हूँ, अभी यूरिया की प्राइसेस बढ़ी हैं, पिछले 2 महीने में 26 लाख रुपए जुर्माना हमने कर दिया है। हम दुकानों के ऊपर प्राइस भी मॉनिटर कर रहे हैं, अभी क्वालिटी को भी हम देख रहे हैं, FIR भी लॉन्च करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि जब पीक सीजन होती है और जिस वक्त ज़्यादा अडल्ट्रेशन का खतरा हो उस वक्त हम ज़्यादा हिट करते हैं। पानी के बगैर तो सर एग्रीकल्चर नहीं ना सर्वाइव कर सकता, तो ये पानी आएगा कहाँ से? सर एक तो पानी, वाटर इज लाइफ, पानी के बगैर वी हैव वाटर सर? यस वी हैव, बट वी हैव, कोई परेशानी की बात नहीं है पानी की सर बारे नहीं, में। पानी को हम प्रॉपर मैनिपुलेट करने की बात है। पानी जो है उसको 3 तरह का पानी आता है ना जी, एक बारिश का पानी आता है, एक नहरों के जरिए पानी आता है और एक ज़मीन का पानी आता है। तीनों पानियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बट कैसे सर? ट्यूबवेल लगा के तो मकसद नहीं ना सर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप फार्म स्टोरेज की बात करें, हम फार्म स्टोरेज की बात करते हैं, हम ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं, हम वटों पे काश्त की बात करते हैं, हम वाटर स्काउटिंग की बात करते हैं। वाटर स्काउटिंग की बात इसलिए करते हैं कि पानी एट ए क्रिटिकल स्टेज लगाना चाहिए। हम लेज़र लेवलिंग की बात करते हैं, टेबल टॉप लेवल की बात करते हैं कि पानी अगर बिल्कुल लेवल होगा तो पानी ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल होगा। हम ऐसी वैरायटीज़ की बात करते हैं जो कम पानी में पकें। हम उसके ऊपर R&D के ऊपर काम कर रहे हैं। हम टेम्परेचर के अगेंस्ट, ड्राउट के अगेंस्ट ऐसा जेनेटिक मटेरियल लेके आ रहे हैं ताकि वैरायटीज़ के अंदर इनकलकेट करें वो करैक्टर, ताकि वो फिर उसके बाद मेगा स्टोरेजेस की बात और फिर बहुत सारी और बातें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। डॉक्टर साहब वक्त हमारा खत्म हुआ, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सर। किसान पैकेजेस हम देखते हैं हमेशा आते रहे हैं सर, रिजल्ट उनका कोई नहीं निकलता। नहीं सर, मैं नहीं समझता रिजल्ट नहीं निकलता। देखें काश्त का डिलीवर करता है। ये एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस है जिसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं इसका नतीजा 6 महीने के बाद आ जाता है। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान इज फ्लडेड विद सरप्लसेस तो नतीजा किसी ना किसी तरह निकला ही है ना जी। अगर आप आज भी जो खीरा इस्तेमाल करते हैं, खीरे के अंदर कोई सीड नहीं होता, पार्टीनो कार्पिक है। आज भी आप टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इंडिया कह रहा था कि मैं टमाटर नहीं दूंगा, 3 साल से हमने टमाटर नहीं इंपोर्ट किया। 3 years नहीं, कोई वेजिटेबल नहीं इंपोर्ट कर रहे। अच्छा, फ्रूट्स इंपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, फ्रूट्स वो कोई जीरो जो हमारी दूसरी चिकोठी के जरिए थोड़ा बहुत आता है।
अदरवाइज हमारा जो अपना सिस्टम पे ऐसा को नहीं है। सरकार सीरियस है सर एग्रीकल्चर के बारे में? सरकार की सीरियसनेस का अंदाजा ये है कि ऑलमोस्ट एवरी इंटरवेंशन जो इस वक्त एग्रीकल्चर की हो रही है उसको बहुत हाई लेवल के ऊपर हम सुपरवाइज किया जा रहा है। और अगर आप कुछ चेंज फील कर रहे हैं पहले से? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पहले भी सीरियस थी, लेकिन काश्तकारी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमारी ज़मीनों की हेल्थ ख़राब होती जा रही है, कैलकेरियस सॉइल्स हैं, सैलिनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, पानी के मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज इज़ डिक्टेटिंग पंजाब एग्रीकल्चर। आज फिर सर्दी शुरू हो गई, हमारी सारी गंदम बाहर खड़ी है, हमारी अभी तक ना खरबूजा लगा है, ना हमने वो वाटरमेलन लगाया है, ना अभी स्ट्रॉबेरी लगी हैं, हमारी मक्की की सोइंग लेट होती जा रही है, हमारी आलू खेत में पड़ा हुआ है और हमारा गन्ना लगने वाला है। इधर गंदम का ये अभी 2-3 बारिशों का और चीजें कर सकते हैं ये सर? फोरकास्टिंग है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फोरकास्टिंग जो ओपन इकोनॉमी होती है ना, जिसे कहते हैं कि जो बगैर छत के एग्रीकल्चर होती है, उसके अंदर फोरकास्टिंग के बावजूद आप अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटर कैसे करेंगे सर? हम ये कहते हैं, जीडीपी में रेशियो बढ़ाना चाह रहे हैं आप, प्रोडक्टिविटीज बेहतर करना चाह रहे हैं? हम ये करते हैं कि काश्तकार को प्रॉपर तरीके से हम अलर्ट करते हैं। हमें अंदाजा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे रस्ट आ सकती है, तो इसलिए हमने फोरकास्टिंग शुरू कर दी, एडवाइजरीज भी देनी शुरू कर दी। पक्की ज़मीनों में हम कहते हैं पानी निकालें, बाकी जगह पे हम कहते हैं अपनी सोइंग और हार्वेस्टिंग लेट कर दें, क्योंकि ये सारी सिचुएशन के अंदर काश्तकार डिपार्टमेंट को अपना दोस्त क्यों नहीं समझता सर? इधर काश्तकार असल में मैं समझता हूँ कि जब तक ज़राअत मुनाफा बख्श नहीं होगी उस वक्त तक काश्तकार का काश्तकारी में दिल काम लगेगा। और हमारी कोशिश मांगते हैं आपसे कि हमारी कोशिश है हमारे ऊपर इनपुट्स पे से जीएसटी हटा दें। हमारी जीएसटी नहीं है इस वक्त, हमारी कोशिश ये है कि हम पैदावार में इजाफा के साथ उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सरपास करें। प्रोडक्टिविटी इज अ चैलेंज। कर लेंगे सर, कोशिश है, लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला हमारी मदद करें।